नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है आपकी 16 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 16 जून की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन के आती है वो, तो उसके टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी ताकि अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप जो वन डे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का डालते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है हाल ही में। तो इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं या इसका कार्यक्रम कैसा क्या चलना है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों को, यानी कहा जाए किसके लिए, तो कॉलेज के जो शिक्षक हैं और छात्रों के लिए को कोविड-19 के संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी कि मतलब कोरोना की कैसे क्या सावधानियां हैं, बचाव कार्य हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है और उससे टीकाकरण जो वैक्सीनेशन हो रहा है उससे कैसा क्या लाभ है वो सब उनको बताया जाएगा। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरुआत की है तो मध्य प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो कि अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यहाँ पे इन्होंने मतलब गवर्नर बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जो उसकी राज्य की सीमाओं से सटे हुए हैं ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पेंच के नाम से काफ़ी फेमस है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिल, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जैसे कि हमने बार बार बताया है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर निकलती है, तो इन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। इन 8 राज्यों को एक बार देख लेते हैं। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलें, अगर भारत के मैप में बात करें, भारत के मैप में और पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर बात करते हैं किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत भी मध्य प्रदेश में है, तो अगर वन का प्रतिशत पूछा जाए कहाँ पे तो ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के हिसाब से हुआ था? तो 1982-83 में दिसंबर के लगभग। तो देख लीजिएगा कि 82 या 83 है, तो ये मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो C2H3NO। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप या सारनाथ का स्तूप तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो योगिनी मंदिर खजुराहो में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में और खजुराहो के मंदिर खजुराहो में। मध्य प्रदेश की एयरपोर्ट की बात की जाए तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये भोपाल में है और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? इंदौर में है। ये दोनों भी फैक्ट याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है या सम्मानित किया गया है? तो इन्हें मिला है मेघा राजगोपालन को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण या एडिशन हुआ है। जारी कौन करता है? तो यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार होता क्या है या किस फील्ड में दिया जाता है ये देख लीजिएगा। यह पुरस्कार पत्रकारिता जगत में, अगर कहा जाए पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य, तो साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। और हाल ही में भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला है।
उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर यह बताया है कि कैसे चीन लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद कर रखा है, मतलब चीन ने। वहीं अमेरिका की डर्नेला फ्रेजियर को पुलित्जर स्पेशल साइटेशन का अवार्ड मिला है। उन्होंने मिनेसोटा में उस घटना को रिकॉर्ड किया था जिस दौरान अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की जान चली गई थी। इसके बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में भारी प्रदर्शन हुए थे, उस कारण से उन्हें मिला था अमेरिका के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बने हैं SM सफुद्दीन अहमद। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर बांग्लादेश की यहाँ पे बात रही है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस जितनी भी सीमा इससे लगती है, इसकी पूरी लंबाई की बात की जाए तो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, तो सबसे लंबी बाउंड्री भी बनाता है और 5 राज्यों को छूता है। ये 5 राज्य देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो ये 26 मार्च 1971 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अगर बिस्मटेक की बात की जाए तो बिस्मटेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, जो कि हमारा बांग्लादेश में है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? बांग्लादेश के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी से। यमुना नदी अलग है और यमुना नदी अलग है, ठीक है। जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये सुरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद, दो नाम है, किसी भी नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। आज का चौथा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पहली बार GI प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? तो ये सबसे पहले कहा जाए कि आम की किस नस्ल को GI का टैग मिला है? तो ये जर्दालू आम हो जाएगा। किस देश में निर्यात किए हैं, एक्सपोर्ट किया है? तो ये ब्रिटेन में किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो GI टैग के बारे में, GI का फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत के बिहार राज्य ने भागलपुर से ब्रिटेन को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है, कहा जाए बहुत बड़ी। और भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में GI का टैग मिला था। यहाँ पे ब्रिटेन को दिया गया है, तो ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा लंदन, ब्रिटेन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा लंदन में है मुख्यालय। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो सेवरन नदी। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसके भी देख लीजिए। संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, विधि निर्माण प्रक्रिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता। अगर एकल नागरिकता से आपका अभिप्राय पूछा जाए कि क्या होता है, तो संपूर्ण राष्ट्र में सभी की नागरिकता एक ही होगी, भारतीय। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ पे हर राज्य की अलग अलग नागरिकता और राष्ट्र की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में प्रत्येक राज्य की एक ही नागरिकता है कि वो भारतीय है। विधि का शासन, किस प्रकार कानून या विधि शासन करेगा? संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विशासनवाद या द्विसदनवाद। बढ़ते हैं आगे। आज का 5वां क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूक दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। अब देखिए, बुजुर्गों के मतलब बारे में, तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनसे जो दुर्व्यवहार मतलब खराब व्यवहार किया जाता है, उसके लिए
उसको हटाने के लिए या कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक जागरूक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जून को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज़ उठाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। कि लोग बाग सोचते हैं कि ये तो मतलब बूढ़े बुजुर्ग हो गए, किसी काम के नहीं है, बिना फालतू का खा रहे हैं। तो ये सब मानसिकता वाले लोगों को जागरूक करना कि नहीं भैया, उन्होंने छोटे में हमारी सेवा की है, तो अब हमारा दायित्व है कि अब हम उनकी सेवा करें। आगे बढ़ते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षाओं को बेहतर समझकर उनको बढ़ावा देने के अवसर को प्रदान करना है। अगर कहा जाए इस बार की थीम क्या है 2021 की, तो इस बार की थीम हो जाएगी एक्सेस टू जस्टिस। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर दिवस की बात हुई है तो मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई, विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। और अगर इसकी थीम की बात करें तो मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और थीम है बी इंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल, मतलब समुद्र के अंदर से बिछाने वाली केबल फर्मिना की स्थापना करेगी? तो ये गूगल करेगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गूगल अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए तैयार है। और यह केबल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब कहा जाए किस लिए बिछाई जा रही है, तो इंटरनेट की क्षमता को विकसित करने के लिए, या कहा जाए उसका विकास करने के लिए। तो फर्मिना समुद्री केबल दक्षिण अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। और इसी के साथ इसमें 12 फाइबर जोड़े शामिल होंगे जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को जल्दी और सुरक्षित रूप से ले जाएंगे। इस प्रकार यह यूजर को जीमेल, सर्च, यूट्यूब और गूगल क्लाउड सेवा जैसे गूगल उत्पादों के लिए तेज पहुंच प्रदान करेगा। कहा जाए किसके लिए, मतलब गूगल ही कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए करेगा। और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे हैं जीमेल, गूगल सर्च, यूट्यूब और गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड एक प्रकार का आपका डिजिटल कहा जाए तिजोरी है, जहाँ पे आप अपनी फाइलें, फ़ोटो, वीडियो, मल्टीमीडिया आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। गूगल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998। मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, यूएसए में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज। लैरी पेज आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सर्गेई ब्रिन नहीं सुना होगा। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के हैं। सीएफओ रूट पोर्ट। पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो अल्फाबेट इंक, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 3 दिन का होता है। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है। तो कहा जाए कितने दिनों तक? तो 3 दिनों तक, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथे दिन धरती का स्नान होता है मानसून के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। अगर उड़ीसा की यहाँ पे बात हुई तो उड़ीसा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को ही। राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश
एस मुरलीधर। उड़ीसा में लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा के राजकीय पशु की बात की जाए तो सांभर, राजकीय पक्षी की बात की जाए तो इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोका वृक्ष। उड़ीसा के राज्य से 4 पड़ोसी राज्य भी लगते हैं जिनकी सीमा लगती है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो चिल्का झील, जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये खारे नहीं हो जाएगा, ये खारे हो जाएगा। खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। तो चिल्का झील का ही दूसरा नाम है लैगून झील। भारत का सबसे लंबा बांध, देखिएगा सबसे ऊंचा बांध अलग है, सबसे लंबा बांध अलग है, ठीक है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पगोड़ा, तो काला पगोड़ा बहुत बार पूछा हुआ, तो कुड़ाक का सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भुवनेश्वर में है, और झारसगुड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे? झारसगुड़ा में है, जो कि उड़ीसा का एक जगह है। थिरुवली हवाई अड्डा जो कि रायगढ़ में है। उड़ीसा के मंदिर की बात की जाए तो श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ है? कोणार्क में है। उड़ीसा के लोक नृत्यों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो उड़ीसी और सवारी। उड़ीसा में प्रमुख स्टेडियम तो कलिंगा स्टेडियम, आपने कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, एक कलिंग हमारा उड़ीसा का ही जगह है, भुवनेश्वर में है। बारावती स्टेडियम जो कि कटक में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये हमारा भुवनेश्वर में है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ये हमारा भुवनेश्वर से ही संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का 5वां महासागर कौन बना है? तो ये दक्षिण महासागर बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल ज्योग्राफिक की ओर से दावा किया गया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है, जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। 5वें महासागर को साउदर्न ओशियन का नाम दिया गया है। अमेरिका ने इसे आधिकारिक स्वीकृति भी दे दी है, यानी कि अमेरिका द्वारा स्वीकृत है। यानी अब अटलांटिक, पैसिफिक का हिंदी में होता है प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागर के बाद धरती पर दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के रूप में जाना जाएगा। अभी तक 4 के रूप में जाना था, अब 5 हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2021 की CPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो सीपरी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। और बात करें तो 156 परमाणु हथियार रखने के साथ भारत किस नंबर पर है? तो ये हमारा 6वें नंबर पर है। अगर 6वें नंबर पर है तो पहले 3 पर कौन है? तो रूस के पास सबसे ज़्यादा है 6255, अमेरिका के पास 5550 और चीन के पास सिर्फ और सिर्फ 350। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए परमाणु हथियार किसके पास है तो ये रूस के पास है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और भारत में इसकी स्थिति देखा जाए तो 6वें स्थान पर है 156 परमाणु हथियार के साथ। पड़ोसी देश की बात की जाए, चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, और चीन किस पायदान पे? तीसरे पे है। अगर यहाँ पे सिपरी की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। अगर कहा जाए इसका फुल फॉर्म तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। स्थापना 6 मई 1966। डायरेक्टर डैन स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 10, किस IIT संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है? रिपीट क्वेश्चन है। तो ये हमारा IIT रोपड़ ने किया है, और ये हमारा कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में, ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में एक उपकरण जीवन वायु को विकसित किया है। तो जीवन वायु यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करता है, मतलब कहा जाए कि सांस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है इसके बिना भी काम करता है। यह अस्पतालों में दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पाद इकाइयों, O2 सिलेंडरों और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिए अनुकूलित है, दोनों के लिए काम करेगा। बात करते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन के रिवीजन की, तो ये भी कर लेते हैं।
तो डिटेलिंग आपकी ऊपर हो गई है, इसका सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। तो किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश ने किया है। किसी और कहाँ पे किया है? ये हो जाएगा हमारे कॉलेज के शिक्षकों के लिए और उनके स्टूडेंटों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मेघा राजगोपालन को मिला है। बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एसएम सफुद्दीन अहमद। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? तो ये ब्रिटेन में किए हैं। कहाँ से? भागलपुर से, हमारे बिहार से। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए। कौन सी कंपनी ने दुनिया में सबसे लंबी समुद्री केबल फरमेना स्थापित करेगी? किस लिए करेगी? इंटरनेट की गूगल सेवाओं के लिए, तो ये गूगल ही करेगा। राजा परवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, 3 दिन का मनाया जाता है, धरती माता के लिए बनाया जाता है। विश्व का 5वां महासागर कौन बना है? तो अभी तक 4 थे, एक आर्कटिक के अंटार्कटिका के पास में मिला है जो कि दक्षिण महासागर हो जाएगा। 2021 में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो 156। कहा जाए रैंक कौन सी है? तो ये 6th रैंक पर है। पहले पर कौन है? पहले पर हो जाएगा हमारा रूस, 6000 के लगभग। और कहा जाए तीसरे पायदान पर कौन है? तो तीसरे पर हो जाएगा चीन, और लगभग 300 कुछ हैं, ये भी याद रखिएगा। किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाले जीवन वायु, जो कि कहा जाए बिना बिजली से चलने वाला उपकरण है, तो ये आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक सुंदर सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाएं। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।